नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की है महासभा के जो प्रमुख संगठन, उसकी जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा की है, उसकी जो मतदान प्रक्रिया है और उसके पदाधिकारी तथा उसकी जो समितियां हैं आदि के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम इस पार्ट में महासभा के जो सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम महासभा के कार्य तथा उसकी जो भूमिकाएं हैं, उसका जो महत्व है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महासभा जो है यूएनओ के अंगों में सबसे प्रमुख अंग माना गया है। महासभा को यूएनओ के अंगों में सबसे प्रमुख अंग माना गया है और विद्वानों ने इसको जनशक्ति का प्रमुख केंद्र भी माना है। तो इसके प्रमुख जो कार्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके जो प्रमुख कार्य हैं इस प्रकार से हैं। कार्य, इसके प्रमुख कार्यों को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसका सबसे पहला प्रमुख कार्य है सुरक्षा परिषद। सबसे पहला प्रमुख कार्य है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में विचाराधीन विषयों पर विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श करती है। महासभा जो है वो क्या करती है, उसका पहला प्रमुख कार्य है कि सुरक्षा परिषद में जो विचाराधीन विषय हैं, लंबित विषय हैं, उन विषयों पर क्या करती है, विचार विमर्श करती है। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महासभा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है कि जो सुरक्षा परिषद है, इसका जो दूसरा प्रमुख अंग है, यूएनओ का जो दूसरा प्रमुख अंग है, उस सुरक्षा परिषद में जो विचाराधीन है, लंबित विषय हैं, उन मामलों पर क्या करती है, चर्चा करती है। ये इसका पहला प्रमुख कार्य हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी इसके प्रमुख कार्यों में। तो दूसरी प्रमुख जो इसके कार्य हैं वो हैं कि जो यूएनओ के जो अन्य प्रमुख अंग हैं, जैसे महासभा के अलावा जो अन्य प्रमुख अंग हैं वो जैसे सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, सचिवालय हैं, सामाजिक आर्थिक परिषद हैं, आदि सभी अंगों के प्रतिवेदनों को क्या करती है, स्वीकार करती है। तो अन्य अंगों के प्रतिवेदन को स्वीकार करती है। अन्य अंगों के प्रतिवेदनों को क्या करती है, स्वीकार करती है। अर्थात स्वीकार करने का मतलब यहाँ इस बात से है कि जो अन्य अंगों के जो प्रतिवेदन हैं उन प्रतिवेदनों पर भी क्या करती है, विचार विमर्श करती है। अन्य अंगों से जो उपलब्ध प्रतिवेदन है उनके ऊपर भी क्या करती है, विचार विमर्श करती है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा प्रमुख कार्य हो गया कि अन्य जो सभी अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद भी आ गया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आ गया, सचिवालय भी आ गया, ठीक है। तो इन सभी अंगों के जो प्रतिवेदन हैं उन प्रतिवेदनों को क्या करती है, प्राप्त करती है और उनके ऊपर विचार विमर्श करती है। तो ये इसका दूसरा प्रमुख कार्य हो गया। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रमुख कार्यों में। तीसरे इसका जो प्रमुख कार्य है वो है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। तो महासभा का जो अगला प्रमुख कार्य क्या है कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो क्या हैं, न्यायाधीश हैं, उसकी क्या करती है, नियुक्ति करती है।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो है महासभा। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर के क्या करती है, इसके अपने अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करती है। तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति भी कौन करते हैं, सुरक्षा परिषद के साथ महासभा करती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो महासभा के जो प्रमुख कार्य हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब हम बात करते हैं इसके अगले जो प्रमुख कार्य हैं। इसका जो अगला प्रमुख कार्य है कि यूएनओ का जो बजट है, यूएनओ के बजट को स्वीकार करती है, स्वीकार करते हैं। यूएनओ के बजट को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस बजट का निर्माण महासचिव के द्वारा किया जाता है। महासचिव, ये भी पूछा जा सकता है, यूएनओ के जो बजट हैं उस बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, महासचिव के द्वारा किया जाता है। और यूएनओ के बजट को स्वीकार कौन करते हैं, महासभा करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ के जो महासचिव हैं, प्रथम महासचिव कौन है और वर्तमान महासचिव कौन है। ऐसा कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आज वर्तमान में जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस हैं, तथा इसके जो प्रथम महासचिव थे वो थे ग्लेडविन ज़ेब। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, प्रथम महासचिव ग्लेडविन ज़ेब तथा वर्तमान में जो महासचिव हैं, वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और पूछा भी जा सकता है कि प्रथम महासचिव कौन है और वर्तमान महासचिव कौन है। तो प्रथम महासचिव है ग्लेडविन ज़ेब तथा वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके अगला जो प्रमुख कार्य है, वो अगला प्रमुख कार्य जो है वो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला इसका जो प्रमुख कार्य है वो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपका बन सकते हैं। शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है वो क्या है और ये क्यों लाना पड़ा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद में महाशक्तियों के मध्य वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जा रहा था। महाशक्तियों के द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया जा रहा था। जैसे कि आपको पता है कि वीटो पावर क्या है, वीटो का मतलब होता है मना करना। किसी विषय पर निर्णय के लिए जब किसी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा मना किया जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है, वीटो पावर कहलाता है। जैसा कि इसके आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि वीटो का मतलब होता क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीटो का मतलब होता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषयों पर मना करना। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषयों पर मना कर देना, अर्थात अपना अनुसमर्थन न देना ही क्या कहलाता है, उसका वीटो पावर कहलाता है। तो इसी प्रकार से उस समय में
सोवियत संघ के द्वारा बार बार इसका क्या किया जा रहा था, वीटो पावर का प्रयोग किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उस समय में गतिरोध की स्थिति बढ़ती जा रही थी, उस समय में गतिरोध की स्थिति बढ़ती जा रही थी। तो उस गतिरोध की स्थिति को कम करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 3 नवंबर 1950 को 3 नवंबर 1950 को 3 नवंबर 1950 को कोरिया संघर्ष के दौरान अमेरिका के विदेश सचिव डीन अचेसन के द्वारा अमेरिका के विदेश सचिव डीन अचेसन द्वारा कोरिया संघर्ष के दौरान शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। महासभा में ये प्रस्ताव लाया गया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महासभा में ये प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को अमेरिका के विदेश सचिव डीन अचेसन द्वारा और किस विषय के दौरान लाया गया था, कोरिया संघर्ष के दौरान लाया गया था। तो ये क्या था कि इस एकता प्रस्ताव के माध्यम से यह परिणाम निकल कर के सामने आया, अर्थात महासभा इस निर्णय तक पहुंची कि 24 घंटे के अंदर विशेष आपात अधिवेशन भी बुला सकती है और इसको क्या किया जा सकता है, इस गतिरोध को कम किया जा सकता है। तो इसका प्रमुख निर्णय यही था। तो ये भी जो स्वीकार किया गया था, ये जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो लाया गया था, वो महासभा का ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो अब इसके मेरा मानना है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसका जो अगला प्रमुख कार्य है वो छोटी असेंबली। अगला प्रमुख कार्य है छोटी असेंबली। ये शांति के एकता प्रस्ताव से पहला कदम था। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से पहला कदम था। ये 13 नवंबर 1947 को महासभा के कार्यों का संचालन करने के लिए 13 नवंबर 1947 को महासभा के कार्य को संचालित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये क्या थी, एक छोटी असेंबली क्या थी, समिति थी। और इस समिति का प्रमुख कार्य क्या था कि इस समिति के द्वारा जब महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में ये छोटी असेंबली क्या करेगी, महासभा के कार्यों पर विचार करेगी। तो इसका आप लिख सकते हैं, ये समिति का गठन किया गया, ये समिति है और इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति का प्रमुख कार्य क्या था, इस समिति का कार्य था कि महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में छोटी असेंबली महासभा के कार्यों पर विचार कर सकती है। तो ये छोटी असेंबली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि छोटी असेंबली क्या है। महासभा के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और वो समिति कब लाई गई, 13 नवंबर 1947 को लाई गई थी। और इस समिति में
महासभा के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। प्रत्येक एक सदस्य इसमें क्या कर सकता है, इसका सदस्य होता था। तो इसकी जो प्रमुख कार्य, उसकी जो प्रमुख भूमिका थी वो क्या थी कि महासभा का जब अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में छोटी असेंबली क्या कर सकती है, महासभा के कार्यों पर विचार कर सकती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 नवंबर 1947 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, महासभा के द्वारा की गई थी। और महासभा का प्रत्येक सदस्य इसका क्या होता था, सदस्य होता था। तो ये मेरा मानना है, मैं समझ सकता हूँ कि ये छोटी असेंबली और शांति के लिए एकता प्रस्ताव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थात महासभा के जो प्रमुख कार्य हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो छोटी असेंबली थी, छोटी असेंबली जो थी वो उसकी अंतिम बैठक इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो छोटी जो असेंबली थी उसकी अंतिम बैठक 1952 के बाद में 1952 में हुई। अर्थात 1952 के बाद में उसकी कोई बैठक नहीं हुई। तो ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये जो महासभा के जो प्रमुख कार्य हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसके बाद में हम इस के जो प्रमुख जो निष्कर्ष निकला था, जो हमारे शांति के लिए एकता प्रस्ताव तथा छोटी असेंबली जो बनी, उसके बाद में जो प्रमुख निर्णय आया था, जो मैंने आपको बताया था, इसके जो अधिवेशन होते हैं, इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार के जो अधिवेशन होते हैं, जो मैंने बताया था कि 24 घंटे शांति के लिए एकता प्रस्ताव में जो 24 घंटे की अल्प सूचना के आधार पर भी क्या कर सकती है, वो अधिवेशन बुला सकती है, आपातकालीन अधिवेशन बुला सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख जो भूमिका है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इसकी जो भूमिका है, अब इस भूमिका के ऊपर चर्चा करते हैं कि अर्थात हमारे जो महासभा का जो प्रमुख भूमिका है वो किस प्रकार से रही है। महासभा के भूमिका के हम निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे पहला प्रमुख बिंदु तो यही है महासभा का कि ये जो महासभा है वो विश्व लोकमत का प्रतीक बन चुकी है। महासभा जो है वो विश्व लोकमत का प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि इसमें विश्व के सभी देशों के द्वारा, अर्थात इसके जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के द्वारा इसमें भाग लेने के कारण, वो उसमें उसकी जनशक्ति के कारण वो विश्व लोकमत का क्या बन गई है, प्रतीक बन गई है। अर्थात इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह संस्था जो है महासभा है वो विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। विश्व लोकमत का क्या बन गई है, प्रतीक बन गई है। और इसी विश्व लोकमत के प्रतीक के बाद में हम इसके जो प्रमुख दूसरे महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका के हम यूँ स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने में रही है। अर्थात इसकी हम दूसरी जो प्रमुख भूमिका यूँ स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्य के आपसी जो मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करके उनमें शांति व्यवस्था कायम करने में इसकी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं इन्होंने समय समय पर जैसे भी मनमुटाव बढ़े हैं, जो संघर्ष बढ़े हैं, उन संघर्षों में अपनी भूमिका अदा करके और शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की है। तो इसका हम दूसरे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं कि आपसी विवादों को दूर करने में इसकी क्या रही है, भूमिका रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रमुख जो भूमिका है, उस तीसरे प्रमुख भूमिका में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि
कि वीटो पावर से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने में भूमिका रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में महाशक्तियों के मध्य बार बार वीटो पावर का क्या किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था। तो उस वीटो पावर के प्रयोग के कारण से महाशक्तियों के मध्य, देशों के मध्य जो गतिरोध बढ़ता जा रहा था, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले छोटी असेंबली बनाई और छोटी असेंबली बनाने के बाद में उन्होंने शांति के लिए एकता प्रस्ताव ला करके उन्होंने क्या किया, इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया। इसमें भी महासभा की क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं कि वीटो पावर से उत्पन्न गतिरोधों को दूर करने में भी महासभा की क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि महासभा की जो प्रमुख भूमिका के जो बिंदु हैं वो आपके सामने इस प्रकार से स्पष्ट हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो अगला प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में भूमिका रही है, क्योंकि इन्होंने महासभा ने समय समय पे जो वैश्विक स्तर पे होने वाले गतिरोधों को दूर करने के लिए क्या किया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में क्या किया है, योगदान दिया है। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के आधार पे भी इसकी भूमिका को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका अगला जो प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका का जो बिंदु है वो है कि विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में हम इसका अगला बिंदु आपके सामने स्पष्ट करेंगे। अगला बिंदु है विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। अब विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण से तात्पर्य है कि विश्व के समस्त मानव कल्याण, उसके आवास, उसके कपड़े तथा अणुबम से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, उन समस्याओं पर विचार विमर्श करके और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास भी महासभा के द्वारा किया गया। अर्थात हम यूँ स्पष्ट कर सकते हैं कि महासभा के द्वारा अणुबम से लेकर के मानव कल्याण, उसके कपड़े, उसके रोटी, उसके आवास से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करके और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास भी किसने किया है, महासभा के द्वारा किया गया है। तो इस आधार पर हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसकी, महासभा की। अब हम बात करते हैं इसके अगले बिंदु पे। अगले बिंदु की बात हम करते हैं सदस्य संख्या में वृद्धि। सदस्य संख्या में वृद्धि, सदस्य संख्या में वृद्धि के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसके महासभा की भूमिका का वर्णन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसकी सदस्य संख्या में भी क्या होती गई है, वृद्धि होती रही है। जैसा कि आपको पता है कि महासभा की जो प्रारंभिक सदस्य संख्या थी, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासभा के प्रारंभिक की सदस्य संख्या कितनी है, वो आपको पता है 51 है। जब महासभा का गठन हुआ था, अर्थात यूएनओ का जब गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, उस समय में इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 51 थी। और जैसा कि आपको पता है कि आज वर्तमान में, आज हम बात करते हैं वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या
51 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 193 हो गई है। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सदस्य संख्या वृद्धि के आधार पे भी इसकी क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि जिसका योगदान अर्थात महासभा का योगदान विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो रही है, उसका सबसे प्रमुख प्रमाण क्या है, इसकी सदस्य संख्या में भी स्पष्ट की जा सकती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको महासभा के कार्य तथा उसकी भूमिका का जो ये विवेचन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख महत्व के बारे में। हम बात करते हैं इसके प्रमुख महत्व के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। अब इसके महत्व को यूँ हम विद्वानों के द्वारा कही गई जो कोटेशंस हैं उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि महत्व है। जैसा कि दोस्तों डेविड कुशमैन ने कहा है कि महासभा यूएनओ का केंद्रीय अंग है। यूएनओ का केंद्रीय अंग है। अर्थात इसके महत्व के बारे में चर्चा की और कहा है कि किसने, डेविड कुशमैन ने क्या कहा है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है जो इसकी महत्ता को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अब हम इसके बाद में दूसरे जो विद्वान ने कहा है उसकी हम चर्चा करते हैं। उसने कहा है हैमरसोल्ड। इसका जो दूसरा विद्वान है वह है हैमरसोल्ड ने कहा है कि महासभा मानवता की आशा है। महासभा मानवता की आशा है। जो ये स्पष्ट है, सीधी बात स्पष्ट हो रही है कि मानवता की आशा किसने कही है, हैमरसोल्ड ने कही है। किसको, महासभा को। अर्थात ये स्पष्ट बात कही है कि महासभा जो है वो मानवता की आशाओं को क्या करता है, पूरा करता है। तो इसी प्रकार से ये बात भी किसको स्पष्ट करती है, महासभा के महत्व को स्पष्ट करती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि वांडेनबर्ग ने कहा है कि वांडेनबर्ग ने कहा है महासभा संसार की लघु संसद है। संसार की लघु संसद है। महासभा क्या है, संसार की लघु संसद है। ये बात किसने कही है, वांडेनबर्ग ने कही है। जो आप सबको पता है कि एक जो संसद का कार्य करती है, अर्थात महासभा किस रूप में कार्य करती है कि संसद का कार्य करती है, संसद में व्यवस्थापिका का काम करती है। तो इसके बाद में दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि यह आपको महासभा के महत्व के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, सोमा ने इसको संसार की नगर सभा की संज्ञा दी है। सोमा ने महासभा को संसार की नगर सभा की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये महत्व के बारे में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो टिप्पणियाँ की गई हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम
ने जो महासभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिली हैं या हमने अध्ययन किया है, इसके ऊपर चर्चा की है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जो महासभा से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ अवगत करवाई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैसे मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच सके और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।